और हेलो स्टूडेंट्स, वेब क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं इंजीनियर केसी सिंह, केमिकल काइनेटिक्स का आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आप लोग देख रहे हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे इससे पहले हमने लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि फैक्टर ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड, फैक्टर ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड। आज हम लोग पढ़ेंगे कि रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से क्या मतलब है। एक्चुअली देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है आपका, यह फैक्टर से ही आया है। जैसे एक हमने फैक्टर पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, जैसे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि कितने रेट में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो एक उसमें फैक्टर हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। तो बेसिकली किसका कॉन्सेंट्रेशन, तो जो कॉन्सेंट्रेशन होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है, उसमें रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट करता है। तो मैंने लिखा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन किसका लेंगे, रिएक्टेंट का। लेकिन जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट हुआ, कुछ और भी फैक्टर थे जिसपे कि डिपेंड करने लगा कॉन्सेंट्रेशन के साथ ही, मतलब कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली तो था ही, लेकिन उसके बाद भी कुछ कुछ और फैक्टर थे जिनपे कि कॉन्सेंट्रेशन के साथ रखना था, जिसपे को डिपेंड कर रहे थे। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं कि जैसे पाया गया कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन के पावर में कुछ ऐसा टर्म आ गया, मान लो एन। अब एन क्या है, क्योंकि हमें तो पता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि देखिए मैं बता रहा हूँ कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। जो भी प्रोडक्ट बनता है वो इफेक्टिव कोलिजन की वजह से बनता है। अगर मान लो कि जितने भी पार्टिकल्स होंगे, अगर मैक्सिमम पार्टिकल्स हैं तो मैक्सिमम कोलिजन होगा। अब मैक्सिमम कोलिजन होगा, अब परफेक्टली और बिल्कुल इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, तो प्रोडक्ट उतना ज़्यादा बनेगा। जैसे मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा लिया है तो कोलिजन भी ज़्यादा होगा, और जब कोलिजन ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेगा। तो कहीं ना कहीं जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कॉन्सेंट्रेशन के क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो इफेक्टिव कोलिजन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया तो ठीक है, जितना हम एक्सपेक्ट करते थे उससे अलग रिजल्ट आता था। कुछ ना कुछ वैल्यू आती थी जो हम कैलकुलेटेड करते थे कि नहीं, इतना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया हमने तो इतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ना चाहिए, लेकिन रिजल्ट हमारा कुछ और आ जाता था। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे अगर मान लो हमने कैलकुलेट किया कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन मैंने कैलकुलेट किया इतना बढ़ा, लेकिन कुछ ना कुछ रिजल्ट और एक्सपेरिमेंट करते थे तो कुछ अलग रिजल्ट आ जाता था। तो क्या फैक्टर था जिससे कि कैलकुलेटेड चीजें और एक्सपेरिमेंटल चीजों में अलग हो जाती थी, तो वो था एन। अब एन को हम लोग आज विस्तार में देखेंगे। पहले हम आज सीखेंगे कि रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखते कैसे हैं, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ऑर्डर क्या नाम है जो। अच्छा, ये देखो कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ कि प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट साइन है, तो जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं प्यारे बच्चों तो के लगाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, कॉन्सेंट्रेशन के पावर में क्या लिख देंगे हम लोग, एन। के को क्या बोलते हैं हम लोग, रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट, या वेलोसिटी कांस्टेंट के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो के क्या है, रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, ये हो गया आपका रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। इतनी बात क्लियर हो गई प्यारे बच्चों। के क्या है, रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। अभी मैं बताऊंगा जैसे के जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। रेट कांस्टेंट ना ही वेलोसिटी आपका कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, ना ही आपका वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट पे क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, इतना हो गया आपका। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जिसे मान लीजिए, ध्यान से आप समझिएगा। मैंने एग्जांपल ले लिया 2a + 3c, और मान लिया हमने यहाँ पे हो गया प्यारे बच्चों प्रोडक्ट बन गया। अब ये प्रोडक्ट बन गया
तो देखो मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या लिया है, हमारा रिएक्टेंट में क्या है, ए और सी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये किस पे डिपेंड करेगा, किसके कॉन्सेंट्रेशन पे, बताइए, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे। तो मैं ऐसे लिखूंगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर 2, मान लो ऐसे लिख दिया, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C टू द पावर में 3। यह एक्सप्रेशन गलत है। बात को समझिए, हम जब भी रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं डालेंगे, हम कोफिशिएंट ए का इसके ऊपर नहीं डालेंगे। ये बात समझ में आ रही है आपको, यह हम लोग कोफिशिएंट नहीं डालेंगे। गलत है तो सही क्या है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर में x मान लो, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C टू द पावर में y मान लो। अब x और y क्या है, अगर मान लिया जाए कि मैं इस इक्वेशन को 1 मानता हूं, इस इक्वेशन को 2 मानता हूं, तो क्या R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर में x और C टू द पावर में y हो गया। इक्वेशन नंबर क्या हो गया 3। तो R इजकल टू क्या हो गया प्यारे बच्चों, K A टू द पावर में x और C टू द पावर में y। अब एक K क्या था, यह रेट लॉ एक्सप्रेशन है। अगर यह आपका एक्सप्रेशन है, यह एक इक्वेशन है, यह रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन का रेट लॉ का एक्सप्रेशन हमने यहां दे दिया। अब एक्स वाई क्या है, मैं फिर से बता रहा हूं कि कभी भी कोफिशिएंट लिखने की गलती ना करना। हाँ, जैसे क्या है, कोफिशिएंट कब लिख सकते हैं इसका भी मैं भी कंडीशन बताऊंगा, जब एलिमेंट्री रिएक्शन हो या सिंगल स्टेप रिएक्शन हो, ठीक है, या 1 स्टेप रिएक्शन दिया हो कि एक रिएक्शन 1 स्टेप में कंप्लीट हो गया, या एलिमेंट्री रिएक्शन हो, तब हमारा यहाँ पे जो पावर होगा वह 2 और 3 के बराबर होगा। लेकिन जब क्वेश्चन में दिया रहेगा तब हम ऐसे पावर कोफिशिएंट को पावर में नहीं लाएंगे। क्या इतनी बात सभी हमारे प्यारे बच्चों को समझ में आया, ठीक है। तो इतना मैं इरेज करता हूं, ठीक है, ये समझ लिया आप लोग क्या है। चलिए, तो जैसे हमने लिखा यहां पे कि, ध्यान से देखिएगा, हमने लिखा कि R इज इक्वल टू के, एक्चुअली इसमें ब्लू इंक डाला गया था, ब्लू इंक के बाद ब्लैक डाला गया, तो अब ब्लू से अपना ऑटोमेटिक ब्लैक चलने लगा है। तो क्या होगा, ये आपके यहाँ पे C था, C के पावर में क्या हो गया प्यारे बच्चों y। x क्या है, x इज अ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A। यह क्या हो गया हमारा x हो गया। y क्या है, y इज अ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू C। x क्या है, x A का ऑर्डर है, पूरे रिएक्शन का ऑर्डर नहीं है। y क्या है, C का ऑर्डर है, पूरे रिएक्शन का ऑर्डर नहीं है। अगर हमको कोई पूछे, नोट डालकर लिखिए, कोई पूछे ऑल ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, x प्लस वाई, और मान लो x प्लस वाई को मैंने क्या मान लिया n। जैसे ऑर्डर को जनरली स्मॉल n से डिनोट करते हैं, कोई फिक्स रूल नहीं है, बट ऐसा शुरू में है इसलिए मैंने n लिख दिया। x प्लस वाई बराबर क्या हो गया n। व्हाट इज n हियर, n इज अ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n क्या है, पूरे रिएक्शन का ऑर्डर है, मतलब ये जो रिएक्शन है इस पूरे रिएक्शन का ऑर्डर क्या है प्यारे बच्चों, n है। लेकिन x क्या है, a का ऑर्डर है, y क्या है, c का ऑर्डर है। और जब पूरे का ऑर्डर पूछेगा तो जितने होंगे सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इतनी बात क्लियर हो गई प्यारे बच्चों, देख लीजिए। चलिए हम थोड़ा सा और ऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं कि ऑर्डर क्या हो सकता है। देखो ध्यान से, देखिए, ऑर्डर में बी, ऑर्डर क्या हो सकता है, ऑर्डर प्यारे बच्चों पॉजिटिव हो सकता है, ऑर्डर क्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, निगेटिव वैल्यू भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ये बात समझ में आ गया, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ऑर्डर, -1 -2 0 1/2, ठीक है, -1/2 कुछ भी हो सकता है ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर इज इक्वल टू कोफिशिएंट, जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, यह कब होगा, जिसे हमने एक इक्वेशन लिया था ना कि 2a + 3c क्या हमारा बनाया था प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट बनाया था। यह मैं बोल रहा हूं कि r = k a टू द पावर में 2 और b टू द पावर में, सॉरी c टू द पावर में 3। ये कब होगा,
जब हमारा मतलब ऑर्डर को मैंने x के जगह पे क्या रख दिया है प्यारे बच्चों 2, y के जगह पे क्या रख दिया मैंने 3। ये कब रखेंगे? जब ऑर्डर हमारा कब कोफिशिएंट के बराबर होगा? जब हमारा सिंगल स्टेप रिएक्शन हो, सिंगल स्टेप रिएक्शन हो, सिंगल स्टेप रिएक्शन हो, या दिया रहेगा एलिमेंट्री रिएक्शन हो। क्या दिया रहेगा? एलिमेंट्री रिएक्शन हो। उस केस में प्यारे बच्चों ऑर्डर को किसके बराबर करेंगे हम लोग? कोफिशिएंट के बराबर करेंगे। अदरवाइज अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है या कोई रिएक्शन के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं दिया है, तो 98% या 95% केस में ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड किया जाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऑर्डर कैन बी कैलकुलेटेड या डिटरमाइंड, ठीक है, डिटरमाइंड या कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली। क्या होगा? एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा। ऑर्डर कैसे पता चलता है? मैक्सिमम रिएक्शंस में एक्सपेरिमेंटली पता चलता है। कब कोफिशिएंट के बराबर होगा? कब स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होगा? जब सिंगल स्टेप रिएक्शन हो या एलिमेंट्री रिएक्शन हो, तभी होगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? ऑर्डर क्या हो सकता है? निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। इतनी बात क्लियर हो गई सभी बच्चों को? ठीक है, यह कॉन्सेप्ट आया कैसे? मैंने पहले ही बताया कि यह कॉन्सेप्ट एक्चुअली हमने जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि फैक्टर ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड, उसमें हमने पढ़ा था कि जो आपका रिएक्शन का रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन अगर मान लो कि हमने कैलकुलेट किया कि हमने ए का कॉन्सेंट्रेशन 2 गुना बढ़ा दिया, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया आपका? बढ़ा ही नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ही नहीं किया। अब लो, जब ए का कॉन्सेंट्रेशन हमने डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ही नहीं किया। आखिरकार ऐसा कोई ना कोई फैक्टर था जो कि ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने के बावजूद भी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ा। तो एक्स की जगह पे क्या रखोगे कि ए पे ना डिपेंड करे? 0। अरे बात समझ में आपको? तो इसीलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की पूरी कहानी सामने आई हमारी। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं? यह रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने का तरीका है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ऐसे ही आपको बोर्ड में भी लिखना है। एक्स और वाई मैंने बता दिया है। अब यहाँ में चलते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे के क्या है? के मैंने बताया है रेट कांस्टेंट है। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट ऑफ के। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? यूनिट ऑफ के, मतलब के का यूनिट क्या है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, बात समझो, यहाँ से मैं बात करूँ, यहाँ से r इजकल टू के ए टू दी पावर में x सी टू दी पावर में y, ये आ चुका है प्यारे बच्चों। ठीक है, मैं अगर k निकालना चाहूँ तो r अपॉन में ए टू दी पावर में x और सी टू दी पावर में y। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, एक बात जरूर रखना ना, x प्लस वाई बराबर n होगा। x प्लस वाई क्या है? n। n क्या है? टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आप देखो जैसे रेट ऑफ रिएक्शन से k इक्वल टू r ए टू द पावर में x सी टू द पावर में y है। r क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मैं बोलूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन का क्या यूनिट होता है, तो हमने आपको बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। हमने क्या बताया था? कॉन्सेंट्रेशन, CONC का मतलब मैं कॉन्सेंट्रेशन लिख रहा हूँ। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। अच्छा, ए क्या है? यह साइनी प्यारे बच्चों कॉन्सेंट्रेशन का है। तो ए की यूनिट क्या हो जाएगी? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का ही टर्म है तो मैं क्या लिख दूं? कॉन्सेंट्रेशन के पावर में x। और C क्या है? एक कॉन्सेंट्रेशन का ही सिंबल है, मतलब A क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। A का कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलारिटी है, C का कॉन्सेंट्रेशन 10 मोलारिटी है। तो मोलारिटी क्या है आपका? कॉन्सेंट्रेशन का टर्म है, तो मैं इसको कॉन्सेंट्रेशन लिख रहा हूं। तो C भी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ही है। इसके पावर में क्या कर दूं प्यारे बच्चों? y कर दिया मैंने। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, जब हमने y किया तो यहाँ देखिए, यही लिखता हूं मैं, देखो यहाँ पे, तो k बराबर हमारा आ गया k इक्वल टू, देखो ध्यान से, कॉन्सेंट्रेशन के पावर में क्या लिख दूं यहाँ पे? 1 अपॉन टाइम। और यहाँ क्या हो गया आपका? कॉन्सेंट्रेशन के पावर में x प्लस वाई, ये डिवाइड हो गया। क्या है? दोनों का बेस सेम है तो प्यारे बच्चों पावर ऐड होता नहीं होता है। अच्छा, k बराबर क्या हो गया?
कॉन्सेंट्रेशन के पावर में 1 अपॉन में टाइम, और नीचे क्या लिख दूं मैं, कॉन्सेंट्रेशन के पावर में n लिख दूं। क्या, क्योंकि यहां से x प्लस वाई क्या है, n है। n क्या है प्यारे बच्चों, क्या है, टोटल ऑल ओवर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो k इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो ध्यान से, कॉन्सेंट्रेशन, इस कॉन्सेंट्रेशन को ऊपर लिख दें तो कॉन्सेंट्रेशन के पावर में 1, और जब ये ऊपर जाएगा प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, बोलो 1 माइनस n, ठीक है। और नीचे क्या रह जाएगा, टाइम। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, k इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन के पावर में 1 माइनस n, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स। क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स। यह किसका आ गया, यह क्या आ गया, किसका यूनिट आ गया, k का। कॉन्सेंट्रेशन के पावर में 1 माइनस n टाइम इनवर्स। मैं इसलिए टाइम लिखा हूं क्योंकि टाइम सेकेंड में भी दे सकता है, टाइम डे में भी दे सकता है, टाइम मंथ में भी दे सकता है, टाइम ईयर में भी दे सकता है, ठीक है। तो क्या है, अच्छा जनरली जो हमारे क्वेश्चंस में आएंगे या तो मिनट में आएंगे या तो सेकंड में आएंगे या बहुत करेगा आवर्स में दे देगा, ठीक है। सेकेंड, मिनट्स और घंटा इसी में देगा आपको, ठीक है। लेकिन इसीलिए मैंने इसको टाइम इनवर्स दे दिया है। इतना लिख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। चलिए मैं यहां मिटाता हूं, इसके बाद ध्यान दीजिएगा आप लोग, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। नहीं आएगा समझ में तो कमेंट कर लेना है। चलिए अब ध्यान दीजिए आप लोग, k इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन के पावर में 1 माइनस n टाइम इनवर्स। यह मेरा k का यूनिट हो गया प्यारे बच्चों। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन को जनरली हम लोग जैसे केमिकल काइनेटिक्स में जो कॉन्सेंट्रेशन लेंगे हम मोलारिटी के टर्म में लेंगे, ठीक है, मैक्सिमम मोलारिटी के टर्म में लेंगे। जैसे क्वेश्चंस भी आते हैं तो मोल पर लीटर में आएंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे क्या लिख दूं मैं, मोल अपॉन लीटर। क्या लिख दूं, मोल अपॉन लीटर। इससे मोलारिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, ठीक है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। तो इसके जगह पे क्या लिख दूं मैं, कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे क्या लिख दूं प्यारे बच्चों, मोल अपॉन में लीटर। इतनी बात समझ में आ गया। तो आप हमें k के जगह पे क्या लिख दूं, कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे क्या लिख दूं, मोल अपॉन में लीटर के पावर में क्या हो जाएगा, 1 माइनस n। और टाइम की जगह पे क्या लिख दूं मैं, सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अगर मान लो टाइम की जगह पे टाइम ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये हो गया आपका टाइम इनवर्स, k इक्वल टू मोल अपॉन लीटर 1 टू द पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। ये आपकी क्या होगी प्यारे बच्चों, k की यूनिट हो गई। अच्छा जैसे मान लो n बराबर 0 रख दिया मैंने आपको बोला कि देखो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। n है क्या यहाँ पे, व्हाट इज n हियर, n आपका है, यहाँ से लाया है मैंने, n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। n क्या है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पूरे रिएक्शन का ऑर्डर होता है, ध्यान देखिएगा। और n हम 0 रखते हैं प्यारे बच्चों, तो k क्या आ जाएगा, k की यूनिट क्या आएगी, मोल अपॉन लीटर के पावर में 1 माइनस 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स। क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, k की वैल्यू मोल अपॉन में लीटर के पावर में 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका टाइम इनवर्स। अगर टाइम सेकंड में दिया है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर टाइम सेकंड में दिया है प्यारे बच्चों तो मोल अपॉन में लीटर सेकंड इनवर्स। यह किसकी यूनिट होती है, k की। कब, जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो, 0 हो। जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो, 0 हो। तो केस नंबर हो गया आपका 1, एक केस नंबर क्या हो गया 1। चलो मैं इसको यहां से इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है। देखिए केस नंबर 2 आप किसी का भी निकाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि केस नंबर 1 2 लेकर देखो। मैं 2-3 बता देता हूं जो मैक्सिमम बोर्ड एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको माइंड में रखना है। अगर n बराबर 1 लिखते हैं, मैंने माना कि कोई भी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है, तो उसमें k का यूनिट किस तरीके से देकर आएगा, यह देखिए मोल अपॉन में लीटर के पावर में 1 माइनस n, और यहाँ लिख दीजिए आप लोग टाइम इनवर्स। तो मोल अपॉन में लीटर के पावर में n के जगह पे क्या रख दो 1, तो 1 माइनस 1 0 जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा टाइम इनवर्स। तो ये 0 अगर किसी के पावर में है तो इसको क्या बना देगा 1, तो क्या आएगा टाइम इनवर्स। अगर मतलब कि k की यूनिट क्या आ गया आपको, टाइम इनवर्स। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है 1 है, तो अगर प्यारे बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है
तो के की यूनिट क्या आ गई, टाइम इनवर्स। अगर मान लो टाइम सेकंड में दिया है तो सेकंड इनवर्स लिखा हुआ आपको दिखेगा। और कहीं के की यूनिट अगर पूछ दिया, अगर मान लो के दिया है, मान लो 8 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स दे रखा है, तो तुरंत दिमाग लगाइए कि यह किस ऑर्डर का रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर का, क्योंकि के की यूनिट क्या दे रखा है, सेकेंड इनवर्स। आगे बात समझ में। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि हमको ऑर्डर निकालना होता है तो हम के की यूनिट से भी निकाल लेते हैं। जैसे मैं वैसे भी लेक्चर बनाऊंगा आपको कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ग्राफ के मदद से, इंटीग्रेटेड रेट लॉ के मदद से, के यूनिट के मदद से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो क्या इतनी बात सभी प्यारे बच्चों को समझ में आई कि क्या क्या पढ़ा हमने? पहले रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखा, इसके बाद हमने ऑर्डर के बारे में बताया, ठीक है, कि ऑर्डर क्यों आया, ऑर्डर किन किन, ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। इसके बाद और हमने रेट कांस्टेंट का यूनिट देखा, और रेट कांस्टेंट के यूनिट से हम लोग ऑर्डर पहचानने का तरीका बताया हमने। अगर मान लो कि 0 है, n बराबर 0 मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है, तो जो रेट कांस्टेंट की यूनिट आएगी, जो के की यूनिट आएगी, मोल अपॉन में लीटर टाइम इनवर्स। अगर टाइम सेकंड में दिया है तो टाइम की जगह पे सेकंड देगा। अगर मान लो कि टाइम की जगह पे मिनट दिया है तो प्यारे बच्चों यहाँ मिनट इनवर्स होगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? मिटा दें हम, चलिए यहाँ से मिटाते हैं। अगर मान लीजिए n बराबर क्या हो, 2 हो। यहाँ देखिए, अगर n बराबर क्या है, 2 है। अगर मान लो कोई ऑर्डर कोई भी रिएक्शन सेकंड ऑर्डर का हो तो क्या डालना है, के की यूनिट क्या निकाल सकते हो, मोल अपॉन में लीटर, और n के जगह पे क्या डालना है प्यारे बच्चों, 2। यहाँ क्या जाएगा, टाइम इनवर्स। तो के बराबर क्या जाएगा, मोल अपॉन लीटर के पावर -1। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स। तो जानते हो ऐसे भी दे रह सकता है, लीटर मोल इनवर्स टाइम इनवर्स। अगर ऐसा करके लिखा हुआ आ गया आपको तो तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए कि लीटर और क्या दिया है, मोल इनवर्स, और ये क्या दिया है प्यारे बच्चों, टाइम इनवर्स। तो तुरंत दिमाग में होना चाहिए कि आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, सेकेंड ऑर्डर का है। क्या है, सेकेंड ऑर्डर का है। एक लास्ट देख लेते हैं हम लोग, थर्ड ऑर्डर का, ठीक है। या चलो 1/2 डालकर देखते हैं। हम n की वैल्यू क्या डालते हैं, n बराबर मैंने माना 1/2 हो गया। हमने माना कि कोई भी ऑर्डर हाफ हो गया, मतलब कोई भी रिएक्शन हाफ ऑर्डर का है, तो के की यूनिट क्या निकलेगा, मोल अपॉन में लीटर के पावर में 1 - 1/2। यहाँ से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, टाइम इनवर्स। तो यहाँ से के बराबर क्या हो गया, मोल अपॉन में लीटर के पावर में, ये क्या हो जाएगा आपको, -1/2 बोलिए, एक आ जाएगा टाइम इनवर्स। क्लियर है? तो क्या हो गया, के की यूनिट हो गई। मान लो ऐसे भी दे सकता है, अब ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे भी दे सकता है, मोल के पावर -1/2 लीटर के पावर 1/2, और ये क्या हो गया, टाइम इनवर्स। अगर ऐसे दे रखा है तो आपको किस ऑर्डर का हो गया, यह बोलो 1/2 का हो गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? कोई दिक्कत परेशानी? हो सकता है -1/2 का भी निकाल सकते हो। अगर -1/2 का निकालेंगे तो यहाँ पे क्या डाल देंगे, -1/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा, वैसे निकाल लेंगे। तो मुझे लग रहा है कि अब आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा कि कैसे n की वैल्यू डाल करके हम लोग के मतलब रेट कांस्टेंट की यूनिट फाइंड आउट कर रहे हैं। वेरी नाइस। चलिए आप चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलो, ऑर्डर कैसे पता चलता है, मैं फिर बता रहा हूं कि ऑर्डर पता चलेगा आपको एक्सपेरिमेंटली। ऑर्डर कैसे पता चलेगा, एक्सपेरिमेंटली। बिना एक्सपेरिमेंटली कोई ऑर्डर निकल ही नहीं सकता। अगर एक्सपेरिमेंटली नहीं पता चलेगा तो उसका कोफिशिएंट के कब बराबर होगा, जब 1 स्टेप रिएक्शन बोला हो, सिंगल स्टेप रिएक्शन बोला हो, या एलिमेंट्री रिएक्शन बोला हो, तब होगा। चलो क्वेश्चंस करते हैं, जो आते रहते हैं क्वेश्चंस। मैंने माना कि चलो 3p + 4q ये गिफ्ट दे रहा है प्रोडक्ट। हमने माना कि 3p और +4q क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रहा है। कंडीशन यह है कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ p इंक्रीज बाई 2 टाइम्स, या ट्वाइस लिखा है,
कंसंट्रेशन ऑफ पी इंक्रीज बाई ट्वाइस एंड कंसंट्रेशन ऑफ क्यू, ठीक है, डिक्रीज बाई 2 टाइम्स, मतलब ट्वाइस। कंसंट्रेशन पी को क्या किया हमने, 2 गुना बढ़ा दिया, और कंसंट्रेशन ऑफ क्यू को क्या किया, 2 गुना डिक्रीज कर दिया, 2 टाइम्स डिक्रीज कर दिया। दिया है कि इफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू P इज 1 एंड Q इज 2, करा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, P के रिस्पेक्ट में 1 और Q के रिस्पेक्ट में क्या है 2। फाइंड न्यू रेट ऑफ रिएक्शन, तो हमको क्या करना है, न्यू रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करना है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन फिर से आराम से देख लीजिए। यह एक एक्सप्रेशन दे रखा था, ठीक है, करा कि कंसंट्रेशन P को 2 गुना बढ़ा दिया गया, कंसंट्रेशन ऑफ Q को 2 गुना घटा दिया गया। करा कि अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू P इज 1 एंड Q इज 2, मतलब आपको x और y की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू क्या दे रखी है 1 और y की वैल्यू क्या दे रखी है 2, तो न्यू रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो नया रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन में फेरबदल किया है हमने जब पढ़ा था कि फैक्टर ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड, तो उसमें कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा था। अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हमने कुछ छेड़छाड़ किया है, कुछ डिस्टर्ब किया है, तो रेट ऑफ रिएक्शन में डेफिनेटली कुछ न कुछ चेंजेस आएंगे। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। तो कैसे बोर्ड में लिखेंगे प्यारे बच्चों, कैसे बोर्ड में लिखेंगे और कैसे कंपटीशन में करेंगे, दोनों में अंतर है, ठीक है। मैं पहले बोर्ड वाइज में बताता हूं कि बहुत सारे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं उनको बोर्ड के एग्जाम्स भी देने हैं। तो स्टेप नंबर 1 में स्टेप बाय स्टेप में पढ़ा रहा हूं। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे कि हम लोग पहले रिएक्शन लेंगे, गिवन रिएक्शन 3P + 4Q और क्या है प्रोडक्ट दे रखा है, ध्यान सुनिएगा। तो हम लिखेंगे कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P टू द पावर में, मान लिया मैंने X, इक्वेशन 1, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q टू द पावर में Y। कहीं दिया है क्या कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ये कहीं नहीं दिया है ना, तो हम कभी भी ऑर्डर को कोफिशिएंट मानेंगे ही नहीं, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन को क्या मान लेंगे 2, लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P टू द पावर में X, Q टू द पावर में Y। तो R इज इक्वल टू K, P टू द पावर में X और Q टू द पावर में Y। K क्या है, रेट कांस्टेंट है। इस इक्वेशन को हम क्या मान लेंगे, थर्ड। इस इक्वेशन को क्या मान लेंगे प्यारे बच्चों, थर्ड। आप बताइए, अब दिया है कि R इज इक्वल टू K। अब क्वेश्चन में दे रखा है अगर P के कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर रहा हूं मैं, P के कॉन्सेंट्रेशन को 2 गुना बढ़ा दिया, तो P के कॉन्सेंट्रेशन को 2 गुना बढ़ा देते हैं हम प्यारे बच्चों। तो अच्छा X और Y की वैल्यू दे रखी है, तो X और Y की वैल्यू रख लो आप पहले। X की वैल्यू क्या दे रखी है, ऑर्डर दिया है ना, X क्या होता था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू P, Y क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू Q। तो देखो P का क्या दिया है 1 और Q का क्या दिया है 2, तो मैं यहाँ 1 और Y के जगह पे क्या रख देता हूँ 2। इतनी क्लियर हो गई बात। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, करा कि कंसंट्रेशन ऑफ P को 2 गुना क्या किया है, इंक्रीज किया, तो 2P हो गया, 2P के पावर में क्या हो जाएगा आपका 1, और Q के कंसंट्रेशन को 2 गुना घटा दिया है, तो घटाने का मतलब हमने 2 से डिवाइड कर दिया और इसका हो गया है 2। मैंने माना कि जब कंसंट्रेशन को हमने घटाया बढ़ाया तो न्यू रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो गया और उसको क्या बोला गया R डैश, क्या बोला गया R डैश। अब मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ लिखता हूँ इसको मैं मान लिया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे R डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, देखो ये 2 बाहर निकल जाएगा बिल्कुल, देखो, और P टू द पावर 1 बचेगा, ये देखो यह हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं 1/4
और यहाँ पे क्या हो जाएगा Q टू द पावर में 2। ठीक है, यहाँ से देखो कटेगा। ठीक है, तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा K, यहाँ भी K होगा K P टू द पावर में 1 और Q टू द पावर में 2, और डिवाइड किससे हो जाएगा, देखो 2 से 2 कटेगा तो नीचे 2 बचेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। बोलिए इसके बाद क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को क्या मान लिया हमने, चलो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 2R डैश इक्वल टू K P टू द पावर में 1 और Q टू द पावर में 2, ऐसे ले लेंगे क्या। फिर से देखिए हमने कुछ नहीं किया है, हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस R डैश क्या हो गया K P के कॉन्सेंट्रेशन को 2 गुना बढ़ाया है, Q को कॉन्सेंट्रेशन को 2 गुना घटा दिया है। ऑर्डर ऑफ P क्या था 1 डाल दिया x के जगह पे, ऑर्डर ऑफ Q क्या था 2 डाल दिया। यहाँ से जब 2 किया तो यहाँ से देखो 2 पे 1 जाएगा तो 2 टू द पावर 1 2 होगा, तो हमने 2 लिख दिया है। P ऐसे ही रहने दिया। अब देखो यहाँ पे करेंगे तो 2 2 जा 4 1/4 कर दिया, यहाँ Q के पावर में 2 ही रहने दिया। यहाँ से इसको कट किया तो देखो 2 है, यहाँ पे क्या हो गया 2। देखो यहाँ पे R डैश क्या हो गया K P के पावर में 1 Q के पावर में 2 और नीचे क्या बच गया हमारा 2। इस 2 को हमने ऊपर लेकर चले गए। अब देखो इस इक्वेशन को क्या मान लेते हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर 5। मैं ये बता रहा हूँ कि बोर्ड में कैसे लिखेंगे। अब देखो अगर मैं प्यारे बच्चों बोलूँ आपसे कि इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेशन नंबर किससे, इक्वेशन नंबर 3 से, इक्वेशन नंबर 3 से क्या करें डिवाइड कर दें, क्या करें डिवाइड कर दें, तो क्या आएगा R डैश अपॉन में R इज इक्वल टू R डैश के लिए क्या है, ये देखो यही ना है इक्वेशन नंबर 5। यहाँ पे 2R डैश हो जाएगा K P टू द पावर में 1 Q टू द पावर में हो जाएगा 2, और R के वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, R के वैल्यू क्या है K P टू द पावर में 1 और Q टू द पावर में क्या है 2। ये देखो ये पूरा कट गया, कटा नहीं कटा, तो यहाँ से R डैश बराबर क्या आ गया, ये ऊपर जाएगा 2R, तो यहाँ पे R ये कटेगा तो 1 आएगा, तो R डैश बराबर क्या हो गया R/2। तो जैसे नया जो रेट ऑफ रिएक्शन है पहले वाले रेट ऑफ रिएक्शन से हाफ हो जाएगा, मतलब 2 गुना घट गया। हाफ का मतलब जैसे पहले R था रेट ऑफ रिएक्शन, तो अब कितना हो गया R डैश क्या हो गया R/2 हो गया। क्या सबको समझ में आया। अगर यहीं पे देखो मैं यहीं पे क्वेश्चन को और चेंज कर देता हूँ, इसी क्वेश्चंस में पहले देख लीजिए आप लोग, पहले इसको ले लो, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, याद लिख लो। मैं इसी क्वेश्चंस को क्या करता हूँ प्यारे बच्चों, मैंने क्या कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P को 2 गुना क्या किया बढ़ा दिया, और Q के कॉन्सेंट्रेशन को न बोल के मैं कॉन्सेंट्रेशन के जगह पर क्या लिख देता हूँ वैल्यूम। हमने कहा कि एंड वैल्यूम ऑफ Q डिक्रीज बाई 2 टाइम्स या ट्वाइस, ये बाकी और सब सेम होता। तो अब कैसे करते हैं, ठीक है, तो हमारा यहाँ तक तो एक्सप्रेशन सही होता, ध्यान से देखो यह हमारा स्टेप सब यहाँ तक सही होता, ठीक है। चेंज कहाँ होता, पहले ध्यान से सुनिए मेरा क्वेश्चन कहाँ चेंज हुआ है। हमने इससे पहले दोनों का कॉन्सेंट्रेशन ही दिया था, अब क्या किया है, अब हमने यहाँ पे वॉल्यूम कर दिया है कि अगर वॉल्यूम ऑफ Q डिक्रीज हो गया 2 गुना तब क्या होगा। अगर प्यारे बच्चों आपको एक चीज मैं बता दूं कि कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम इन दोनों में 36 का आंकड़ा है। अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा होगा तो वॉल्यूम घटेगा, क्या है वॉल्यूम घटेगा। अगर जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं। अगर मान लो कि कोई चीफ गेस्ट कोई गेस्ट आते हैं, तो आप अगर कोई शरबत बनाते हो, मान लो कि आपने 1 गिलास पानी में चीनी नींबू डाल के बहुत बढ़िया बिल्कुल बना दिया शरबत, उसको तुमने टेस्ट किया, ठीक है, तो टेस्ट किया तो बढ़िया एकदम आ रहा था। अब क्या हुआ कि 2 लोग और आ गए और तुम्हारे पास चीनी नहीं था, अब तुमने क्या किया कि उसमें और पानी डाल दिया। तो पानी डाला तो तुम पहले 1 गिलास बनाए थे, अब उसी को 3 गिलास में बना रहे हो, तो वॉल्यूम तो तुमने इंक्रीज कर दिया, लेकिन मिठास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वही मिठास प्यारे बच्चों क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। जब भी वॉल्यूम बढ़ता है, अगर अमाउंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल नहीं बढ़ा रहे हो तो कॉन्सेंट्रेशन हमेशा क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो इसमें कहाँ बोला है कि अमाउंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स बढ़ रहा है, उसने तो केवल ये बोला है कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा।
मैं कह रहा हूं कि अगर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। देखो ऊपर भी यही लिखा हूं मैंने। तो अब देखो क्या करेंगे कि चलो P का तो कॉन्सेंट्रेशन 2 गुना बढ़ाया गया है, अब Q का वॉल्यूम 2 गुना घटाया गया है। अगर वॉल्यूम घटाया गया है तो देखो जब भी रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो प्यारे बच्चों अभी हमने K का यूनिट निकाला ना, K की यूनिट निकाली, तो K के यूनिट में हम लोगों ने इनका यूनिट क्या ले रहे थे, हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ले रहे थे। क्या ले रहे थे, कॉन्सेंट्रेशन। कहीं वॉल्यूम लिया था क्या मैंने, जब वॉल्यूम नहीं लिया था इसका मतलब कि अगर आपको वॉल्यूम को घटाया है 2 गुना तो कॉन्सेंट्रेशन कितना बढ़ गया होगा, 2 गुना बढ़ गया होगा। कॉन्सेंट्रेशन कितना बढ़ा होगा, 2 गुना। तो देखो R डैश इक्वल टू K, ये 2P था। अब इसके जगह पे जो वॉल्यूम घटाया है तो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में अगर लिखना है तो कॉन्सेंट्रेशन 2 गुना बढ़ जाएगा। अगर कह रहा है कि वॉल्यूम 2 गुना बढ़ गया तो कॉन्सेंट्रेशन को 2 गुना घटा दो। अगर कह रहा है कि वॉल्यूम 2 गुना बढ़ गया तो कॉन्सेंट्रेशन को क्या करो, 2 गुना घटा दो। बाकी देखो, बाकी यहाँ मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे तो यही आएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। देखो 2 2 जा 4, यहाँ क्या हो जाएगा 4। अब देखो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे 2 भी नहीं कटेगा, यहाँ पे 2 ऐसे रहेगा, 2 4 जा 8। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोलो जल्दी से, R डैश इक्वल टू 8 इंटू K। 8 कैसे लिख दिया मैंने, 4 2 जा 8, क्योंकि यहाँ पे निकलेगा, यहाँ से 4 निकलेगा, यहाँ से 2 निकलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ प्यारे बच्चों, इसको मिटाते हैं हम। इस इक्वेशन को क्या माना था मैंने, मालूम में वहाँ पे 4 है तो यहाँ पे मान लिया 5, 5th मान लिया। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखो, इक्वेशन 5th को डिवाइड करूँगा इक्वेशन 3rd से। तो क्या आएगा, R डैश इक्वल टू 8K, P टू द पावर में 1, Q टू द पावर में 2, और नीचे क्या लिख दूंगा, नीचे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे R हो जाएगा, R की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, K, P टू द पावर में 1 और Q टू द पावर में क्या हो जाएगा 2। क्या है, पूरा कट गया, वेरी नाइस। R डैश बराबर क्या हो गया, 8R। क्या अब देखो पहले वाले केस में रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना घट गया था, अब 8 टाइम्स इंक्रीज हो गया है। मैंने बस थोड़ा सा अंतर किया, मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Q के जगह पे वॉल्यूम ऑफ Q कर दिया। बाकी देखो आपके सामने रिजल्ट है, जब कॉन्सेंट्रेशन था तो 2 गुना घट रहा था, जब वॉल्यूम को घटा दिया 2 गुना तो कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, 8 गुना इंक्रीज हो गया। तो इससे क्या हमको मिलता है कि किन किन बातों पे हमारा डिपेंड करता है कि आपका जैसे जैसे ऑर्डर होगा। अगर मान लो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी मैं यहाँ पे चेंज कर देता, मान लो -1 लिख देता, -2 लिख देता, तो यहाँ पे -1 -2 करके सोल्व करते, समझ रहे हो आप लोग। तो कहीं ना कहीं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका एक बहुत ही सॉलिड फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर रहा है। इसके बाद हम लोग 0 ऑर्डर पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे, पूरा अच्छे से 0 ऑर्डर पे एक सेपरेट लेक्चर बनेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर पे बनाएंगे, सेकंड ऑर्डर पे बनाएंगे, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, एलिमेंट्री, ठीक है, बहुत सारे लेक्चर बनाएंगे। इतने में अगर किसी को डाउट है तो बताएं आप लोग, ठीक है। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।